से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 11 सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व का युग। इसमें से भी आप लोगों को 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्री बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए। ये 4 क्वेश्चन पहले याद करने हैं, बाकी बाद में तुम लोग क्वेश्चन अपना पढ़ते रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान समझना, 3 क्वेश्चन लिखवा रखे हैं इसके अंदर। स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों तक, स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों तक कांग्रेस का भारतीय राजनीति के प्रभुत्व रहने के 4 कारणों का वर्णन कीजिए। कि क्या कारण थे कि कांग्रेस का प्रभुत्व राजनीति पे बना हुआ था। कह रहा कि पहले 3 आम चुनाव तक, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। किन्हीं 4 कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। और तीसरा क्वेश्चन, भारत में 1967 तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का, कार्य नहीं लिखा, कार्य गलत है, कारणों का वर्णन कीजिए। 1967 तक पहला आम चुनाव कब? 1952। दूसरा आम चुनाव 1957, तीसरा आम चुनाव 1962 और चौथा आम चुनाव 1967। यानी कि 4 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व देखने को मिला। तो क्या कारण थे कि 4 आम चुनाव तक कांग्रेस को दमदार जीत मिलती रही। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला पॉइंट, स्वाधीनता संग्राम की विरासत। ध्यान से पॉइंट को समझना है, क्योंकि हाँ बोलो, हाँ वही पॉइंट में समझ में आएगा तुम्हें। स्वाधीनता संग्राम की विरासत, विरासत का मतलब मालूम है ना, पीछे जो चीज़ है उसका फ़ायदा हमें आगे मिलता है। तो स्वाधीनता संग्राम, अब स्वाधीनता संग्राम देश की आज़ादी में आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, और वही लोग जब चुनाव लड़ने के लिए आए तो उनको, उनके पीछे किए गए कार्य क्या हुआ, उनके लिए एक विरासत हुई जिसका उनको आगे फ़ायदा हुआ। समझ में आया पॉइंट? तो पॉइंट कह रहा है कि स्वाधीनता संग्राम की विरासत। कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई और इस दल ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात है कि नहीं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद आदि लोग शामिल थे। इसलिए जनमानस पर कांग्रेस की गहरी छाप अंकित थी। इसलिए तो उनको जीत मिल गई थी, क्योंकि ये महान अनुभवी लोग जो थे, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल जो लोग थे, वो लोग चुनाव में थे और जनता के प्रिय थे, लोकप्रिय थे, इसलिए इनको अधिक वोट मिले। तो पहला पॉइंट में क्या, स्वाधीनता संग्राम की विरासत एक कारण बना ना कि भारत को आज़ाद कराने के लिए इन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डन। सेकंड कारण कह रहा है कि आंदोलन के अग्रणी नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, लो अग्रणी, जो पहला वाला पॉइंट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वही बात आ रही है कि जो अग्रणी नेता थे, जो भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, तो उनका फ़ायदा मिला। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले अग्रणी नेता चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए इनकी विजय हर हालत में होनी थी, किसी की हो या ना हो, इनकी तो होनी थी। बात में समझ रहा था पक्का? यानी कि ये 2 कारण, जिनके कारण ये 1967 तक कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता रहा। आज तो चाय पी के किसी ने पूरी की पूरी कांग्रेस ही साफ कर दी है, अगर देखा जाए तो। ठीक।
अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पर। कांग्रेस एक संगठित दल, कांग्रेस एक संगठित दल। ध्यान से समझना बात को। देखो तुम्हें मज़ा इस बात पे आएगा कि कांग्रेस की हालत आज लोग तुम टीवी पे देख रहे होगे तो उसकी हालत धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हालत को ये की नहीं हो रही है। अभी चुनाव हुए हाल फिलहाल में 3-1 कांग्रेस को 1 जगह और बीजेपी को 3 जगह जीत हासिल हुई। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कांग्रेस एक संगठित दल, कांग्रेस एक संगठित दल था जब शेष दल, ध्यान देना इस पॉइंट पर, इसका कार्टून भी आ सकता है इस पॉइंट में जो एक्सप्लेन जितना करूंगा मैं। कह रहा है कि कांग्रेस एक सुसंगठित दल था जब शेष दल का मतलब दूसरे दल। ऐसा तो था नहीं कि भारत में सिर्फ एक ही दल था कांग्रेस, नहीं, भारत में तो बहुदलीय प्रणाली थी। तो शेष दल कांग्रेस के अलावा अन्य दल अपनी रणनीति सोच रहे होते थे तो कांग्रेस अपना चुनाव अभियान प्रारंभ कर देती थी, उनके दलों का गठन स्वतंत्रता के समय या बाद में हुआ, यानी कि कांग्रेस के बाद जो अन्य दल थे उनके बारे में बात बोली जा रही है कि उनका दल से ही बात है। अगर देखा जाए भारत में तो भी एक ही दल था, कांग्रेस ही नाम विख्यात था ना। और स्वतंत्रता के समय या बाद में अन्य दलों का गठन हुआ। अंततः कांग्रेस को प्रथम और इकलौता होने का लाभ मिला। समझ रहे ना बात? अब स्टार्टिंग में ही हमने सुन लिया कि 1885 कांग्रेस की स्थापना हुई, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो वो तो बहुत पुराना दल था, बहुत पुराना दल। और उस पुराना दल था उसको इसी बात का फायदा हुआ क्योंकि इसके अलावा जो अन्य दल थे वो सारे के सारे स्वतंत्रता के समय या बाद में उनका निर्माण हुआ था। तो भैया उन दलों को लोग क्या जानेगा? जनता जानेगी? जनता नहीं जानेगी। ठीक है, चुनाव प्रणाली, चौथा पॉइंट, चुनाव प्रणाली। कह रहा है कि साधारण बहुमत प्रणाली के अंतर्गत 11th में पढ़ा हुआ ना, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। कह रहा है कि साधारण बहुमत प्रणाली के अंतर्गत जो उम्मीदवार या पार्टी ज़्यादा मत हासिल कर ले उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अंग्रेजी में इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं, जिसका कांग्रेस को क्या हुआ? फायदा हुआ। सिंपल सा पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? यानी कि इन कारणों से कांग्रेस को फायदा मिला। भाई टक्कर की कोई राजनीतिक दल नहीं था उस समय। टक्कर कहते हैं उस समय कांग्रेस के सामने कोई टक्कर देने वाला कोई दल नहीं था और टक्कर देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। आज देख लो, मोदी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस में कोई चेहरा ही नहीं है। आज का समय देखो, तभी कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। जिस समय में तुम अभी हो ना, हाँ, इससे तुम्हारी पढ़ाई से जुड़ा हुआ एक शब्द आ जाता है कि जिस समय बड़ा बलवान होता है। ये जो 3 महीने हैं ना तुम्हारे, दिन रात एक कर दोगे तो आगे के बारे में रणनीति सोचने में टेंशन फ्री रहोगे। मार्क्स अच्छे आए होंगे तो मैं ये कर लेता हूँ कोर्स, या मैं ये कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ, या मैं इस चीज़ की तैयारी करता हूँ। फिर मार्क्स ही अगर आ गए 40-50%, तब तो हर रास्ते बंद है। तो समय बड़ा बलवान है, तो समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई पर बने रहे। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है राधिका, यहाँ तक समझ में आया ना? क्वेश्चन 3-4 कारण और वीडियो बना 10 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो प्लीज़ मेहनत करना। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के चुनाव आयोग के सामने पहले आम चुनाव करवाने से पूर्व आई किन्हीं 4 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। देख लो, यही भारत 1947 से पहले गुलाम, लेकिन 1947 के बाद क्या हुआ? 1947 में हुआ आज़ाद, और पहला चुनाव
1952 में। तो वही समस्या आएगी ना, और वो भी चुनाव क्या करवाना है, लोकतांत्रिक तरीके से। एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, और मेरे नोट्स में ये लाइन आई होगी कि बाहर के प्रेस ने और विदेशों से आए हुए प्रतिक्रिया में ये कहा गया था कि इतने बड़े भूभाग के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव संभव है ही नहीं। लेकिन भारत ने उनको क्या दिया, तमैच दिया, और पहला आम चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। डन। तो भाई अब जब चुनाव हुआ तो कुछ समस्याएं तो आई होंगी ना, किसके आगे, चुनाव आयोग के सामने। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन, सुकुमार सेन। अब आ जाओ जी, एक और क्वेश्चन है इसका, कह रहा है कि भारत प्रथम यानी कि 1952 आम चुनाव पूरी दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास के लिए किस प्रकार, देख लो कितना क्वेश्चन अलग हो गया, मील का पत्थर साबित हुई, व्याख्या कीजिए। देखो मील का पत्थर, क्योंकि मैंने कैसे बोला तुम लोगों का एग्जाम्पल देते वक्त कि आकलन किया गया था कि इतने बड़े भूभाग के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव संभव नहीं है, तो क्या बनी, मील का पत्थर। भारत का 1952 का प्रथम आम चुनाव मील का पत्थर साबित हुई। आंसर पे आओ। आंसर पहले मैं पूरा पढ़ देता हूँ उस पॉइंट को, फिर एक्सप्लेन करूँगा। कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ, याद रखना 1950 के जनवरी में हुआ। शिव कुमार सेन पहले, शिव कुमार सेन, हम क्या बोलते हैं, शिव कुमार सेन ना, शिव कुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। ये प्री बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया था ना, हाँ बट शिव कुमार सेन ठीक है। और भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए एक सफल व निष्पक्ष चुनाव कराना संभव ना था। चुनाव आयोग के सामने प्रमुख समस्याएं थी। देख लो पूरी भूमिका बता दी इस पूरे 3 लाइनों के अंदर कि 1950 में चुनाव आयोग बना, और भारत की दुर्दशा बता दी कि भैया किस तरीके के हालात थे, और आकलन कर दिया गया कि निष्पक्ष चुनाव कराना असंभव नहीं था। डन। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 1 पे। कह रहा है कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। सीमांकन का मतलब मालूम है ना, जैसे तुम लोग अभी वोट देने के लिए जाओगे तो आप लोगों का एक क्षेत्र बटा हुआ होता है कि आपको इस क्षेत्र के अंदर वोट देना है। तो कह रहे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि विशाल जनसंख्या के लिए अलग अलग क्षेत्र का सीमांकन करना तथा लोगों को उस क्षेत्र से ठीक कर लेना, उसे लिखा हुआ है, उस क्षेत्र से अवगत कराना जितना आसान समझा गया उतना ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि उस समय मात्र 15% लोग शिक्षित थे। साक्षरता दर उस समय 15% थी, 85% लोग अशिक्षित थे। तो उन लोगों को इस बात को समझाना कि आप लोग का सीमांकन क्षेत्र ये है, वोट देने का एरिया ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना। कह रहा है मतदाता सूची यानी कि मताधिकार प्राप्त गलत दिखा है यहाँ पर। मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की, वयस्क कर लेना यहाँ पर, मैं भी बाद में PDF में फाइल में करूँगा। वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी आवश्यक था। मतदाता सूची का पहला प्रारूप तैयार हुआ जिसमें पता चला कि 40 लाख महिलाओं का नाम दर्ज नहीं था। इन महिलाओं को फलां की बेटी, फलां की बीवी, ये शब्द याद रखना, फलां की बीवी और फलां की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग ने इन प्रविष्टियों
यानी कि प्रारूप को मानने से इनकार कर दिया और काट दिया। जब इस तरीके के पर्चे आए कि फल्ला की बेटी और फल्ला की बीवी, और वो भी आए कितने 40 लाख से ऊपर, एक आंकड़ा दिया जा रहा है, तो चुनाव आयोग ने उसको रद्द कर दिया। एक ये भी समस्या थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, मतदान का तरीका। कह रहा है कि पहले आम चुनाव में मतपत्र पर मतदाताओं के नाम तथा चुनाव चिन्ह नहीं थे। मतदाताओं के नहीं थे क्योंकि 85% मतदाता अनपढ़ थे। अतः प्रत्येक उम्मीदवार के लिए मैट पीटी की व्यवस्था की गई। सॉरी, ये मैट लिखा है, मत पेटी, इसको ठीक कर लेना, इसमें मैंने बड़ी ज़्यादा गलतियाँ यार। मत पेटी समझ गए ना, मत देने के लिए वोट, मत पेटी की व्यवस्था की गई थी। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए मत पेटी की व्यवस्था की गई थी। उन पर उस उम्मीदवार का नाम बड़े बड़े अक्षर में चुनाव चिन्ह के साथ लिखा हुआ था। एक मिनट रुक जाओ, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा हौच पौच और गलत है। इसको अपने शब्दों में बता रहा हूँ मैं, और इस पर क्रॉस कर देना। मैं आप लोगों को जो भेजूँगा व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में, उसमें आप लोग देख लेना। मतदान का तरीका बिल्कुल सही है पॉइंट, बस यहाँ पे शब्दों को सुन लो। भारत में शिक्षा का दर कम होने के कारण, यानी कि उस समय मात्र 15% लोग पढ़े लिखे थे और 85% लोग अशिक्षित थे। तो इसको ध्यान देते हुए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए, वयस्क उम्मीदवारों के लिए मत पेटी की व्यवस्था की, जिससे एक जो उम्मीदवार है भले ही पढ़ नहीं सकता, लेकिन अपने उम्मीदवार का चेहरा, जिसको वोट देना है वो तो समझ सकता है ना। तो उस मतपेटियों पर उम्मीदवार, जैसे फॉर एग्जांपल 5 उम्मीदवार एक जगह खड़े हैं, तो 5 पेटियां वहाँ होती थी और 5 पेटियों के ऊपर अलग अलग उम्मीदवारों के फ़ोटो और उसके नाम होते थे, फ़ोटो और उसके नाम। ठीक, और वो व्यक्ति जिसको वोट देना होता था, भले ही वो अनपढ़ है, नहीं पढ़ सकता, लेकिन चेहरा तो उसको मालूम है ना, तो वो अपना वोट, अपना मत उस पेटी में डाल देता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई, यानी कि इस परेशानी से भी चुनाव आयोग को जूझना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में शिक्षा का दर कम था। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा ठीक कर दूंगा, तब लिखना। ओके, पॉइंट नंबर 4, सार्वभौम मताधिकार। कह रहा है कि टॉमस ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि उन लोगों की उम्मीद पर पानी फिर गया जो सार्वभौम मताधिकार को जोखिम मान रहे थे। 1952 में चुनाव इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ और ये साबित किया कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए जाएं तो वो अमल में लाए जा सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया? मील का पत्थर साबित हुआ 1952 का प्रथम आम चुनाव भारत का। डन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्री बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो तीसरा क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे ध्यान से समझना बात को। कह रहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है? राधिका, विपक्ष का काम क्या होता है? मेरे मुंह से क्या सुना है तुम लोगों ने विपक्ष के बारे में? जो उस समय पार्टी उनके नहीं, सिर्फ विपक्ष के बारे में बताओ कि विपक्ष
की भूमिका क्या होती है राजनीति में? कमियां निकालना। कमियां निकालना, ये बड़ा सटीक पॉइंट था। और दूसरा शब्द मैं जोड़ दूँ इसके अंदर कि विपक्षी दल राजनीतिक शिक्षक के रूप में एक भूमिका अदा करता है। राजनीतिक शिक्षक के रूप में भूमिका अदा करता है। क्यों? क्योंकि वो बताता है कि सरकार की क्या कमियां और क्या नहीं है जनता को, क्योंकि हमारी कौन बताएगा? वही बताएगा। सरकार तो अपनी कमियां बताएगी नहीं, बताएगी, विपक्षी दल बताएगी सरकार की कमियों। तो चलो जी, क्वेश्चन एक बार फिर से, लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है? एक दल के प्रभुत्व के समय क्या विपक्ष ने सरकार की गतिविधियों को उजागर करने की भूमिका निभाई? जैसा कि आपने कहा श्याम कि कमियां निकालना, तो क्या उस समय जब विपक्ष में थे तो क्या उन्होंने ये वाला काम किया? क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन, और अपने उत्तर की 3 तर्कों द्वारा सिद्ध कीजिए। बस समझ रहे हो क्वेश्चन कितना अलग ही कि भैया अब एक होता है कि यार क्या करें, क्या कमियां निकालें। सारी सीटों पे तो भैया कांग्रेस ही बैठी, विपक्ष तो नाम मात्र के बराबर है। विपक्ष तो नाम मात्र के बराबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ, दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 70 सीटों में से 67 सीटें किसकी हैं? बीजेपी की। हाँ 67% दिल्ली में। हाँ दिल्ली में केजरीवाल की है ना। तो क्या कहते हैं, जब दिल्ली में केजरीवाल 67 सीटों से जीता, तो विपक्ष में कितने लोग बैठे? मात्र 3 लोग। तो विपक्ष की कोई रोल हुआ विपक्ष का? अगर देखा जाए ना के बराबर। तो वो लोग सोचे कि भैया हर जगह तो आम आदमी पार्टी ही है, हर सीट में हम क्या कमियां निकालें, मगर उनका कर्तव्य बनता है सरकार की कमियों को निकालना। तो ऐसा इसलिए क्वेश्चन बन रहा है। ये इतना मैं लंबा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर को समझना जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी नहीं है। कि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि भैया ऐसा तो नहीं कि भैया पहले कांग्रेस का दबदबा वर्चस्व था, तो जो विपक्ष में लोग थे तो उन लोगों ने अपना काम सही से किया या नहीं? अपना तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। राधिका समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? आंसर भी आओ। कह रहा है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में विरोधी दल अनेक कार्य करता है, जिसमें महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, विरोधी दल यानी कि विपक्षी का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना है। पहला पॉइंट इजी है, समझाने वाली बात तो नहीं है ना। दूसरा, विरोधी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करके सरकार की नीतियों को प्रभावित भी करता है। भैया कमियां निकाली जाएगी तभी तो वो सरकार कहेगा कि नहीं भाई अब मुझे अपने इस निर्णय में चेंजेस करनी चाहिए। ना तो अगर ये बात बाहर फैली, हमारी कमियां जनता के सामने उजागर हुई, तो हम अगली बार सत्ता में नहीं आएंगे। तो उसकी कमियां निकालना, विपक्षी दल की कमियां निकालना सरकार को सही कार्य करने पर मजबूर भी करता है, यानी कि प्रभावित करता है। तीसरा, विरोधी दल जल लिखा हुआ है, दल। अब मैं क्या करूं, जब भी टाइपिंग करता हूं मैं बोलता हुआ आगे बढ़ जाता हूं। मैंने सोचा कि भैया लिख दिया होता, सही लिख दिया होगा इसने। तो विरोधी दल सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है। समझ में आ गया बोल? निरंकुश का मतलब ना भाई तानाशाह होने नहीं देगा। चौथा, विरोधी दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देता है। आगे ना पॉइंट वही वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया, शिक्षा देता है, या यूँ कहे कि वह जनता के लिए एक शिक्षक की भूमिका अदा करता है। तो ये काम होता है बेसिकली एक विपक्षी दल का, जिसको ये सारे कार्य करने चाहिए। अब आ जाओ जी, जो आंसर पूछा गया उसका, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर। एक दल के समय विपक्षी दल की भूमिका का वर्णन करो। क्या विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस की नीतियों और व्यवहारों की सुनिश्चित आलोचना की गई। व्यवहारों की
सुनिश्चित आलोचना की गई है। ऐसी बात नहीं है कि उस समय के जो विपक्षी दल के लोग थे उन लोगों ने आलोचना नहीं करी, आलोचना की गई है। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और अधिकतर इन दोनों के कारण ही कांग्रेस पार्टी के भीतर शांति संतुलन बदला। अधिकतर इन दोनों के कारण ही पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। भाई विपक्षी दलों के कारण ही कांग्रेस के अंदर शक्ति संतुलन बदला। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को जीवित रखा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावनाओं को क्या रखा? जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था जनरस को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा कि भैया आप नहीं हो तो ये फिर ये विपक्षी दल का मतलब ये हो गया ना, आप अच्छा काम नहीं करोगे तो हम किसी और को बिठाएंगे। तो उन लोगों के कारण जनता के सामने विकल्प की भूमिका रही। ऐसा नहीं है कि भैया कांग्रेस को ही वोट देना है, विकल्प की भूमिका रही। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्था जन रस को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। लोकतंत्र विरोधी ना बन जाए जनता, ऐसा करके उन्होंने ये काम किया। पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विपक्षी दल ने जो काम किया वो बहुत सही किया। ना तो जनता क्या हो जाती, लोकतंत्र की विरोधी हो जाती, लोकतंत्र की विरोधी हो जाती। क्यों? क्योंकि वो कहती कि अरे नहीं, बहुदलीय का फिर मतलब ही क्या रह गया, विपक्षी दल का फिर मतलब ही क्या रह गया। विपक्षी दल अपना कार्य नहीं कर रहा तो फिर विपक्षी दल का कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि फिर लोकतंत्र का भी कोई मतलब नहीं रहा। लास्ट पॉइंट, विभिन्न अवसरों पर सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष के नेताओं की यार वो की में ना इन 4 क्वेश्चनों में ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कह रहा है कि विभिन्न अवसरों पर सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष के नेताओं के विचारों का सम्मान किया गया। करो, यानी कि अब मुझे ना जो 4 क्वेश्चन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो एक बार पढ़ के ठीक करके और तुम्हें साथ साथ बताता चलूँ। अभी पीछे हमने 7 चैप्टर किए, पीछे 7 चैप्टर फर्स्ट बुक के और सेकंड बुक का पहला चैप्टर। 8 चैप्टर में इतनी कमियां नहीं आई, इस चैप्टर में बड़ी कमियां हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि विभिन्न अवसरों पर सत्ताधारी दल द्वारा विपक्ष के नेताओं के विचारों का सम्मान किया जाता था। प्रधानमंत्री नेहरू स्वयं विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण देते थे और उनका सहयोग मांगते थे। इस प्रकार कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था कि भैया हम कोई देश के लिए कार्य कर रहे हैं तो विपक्षी दल को भी बुलाया जाए और वो हमारे इस कार्य में अपना योगदान दे, अपने अनुभव को शेयर करें। टाइम कितना हो गया? 1 मिनट बचा है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम लोग क्वेश्चन समझाया तो मैं, आंसर तुम लोग पढ़ना, ठीक है? और कल टेस्ट है ना, तो मैं समझा भी इस वाले पॉइंट को, बस क्वेश्चन समझ लो। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व, भारत में ध्यान समझिए बात को, भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व विश्व के और देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से किस प्रकार भिन्न था? ध्यान देना पॉइंट को, क्वेश्चन को।
चलो दूसरा भी पढ़ देता हूँ, बस क्वेश्चन में मेहनत कर लेता हूँ मैं। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व, एक पार्टी का प्रभुत्व एक पार्टी का प्रभुत्व अन्य देशों में इस प्रकार की प्रणालियों से